आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 2 के टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे इसके नेचर के बारे में, इसका नेचर किस तरह का होता है, और फिर इसके इम्पोर्टेंस या फिर यूँ कह सकते हैं कि आप सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या हिंदी में आप इसे कहते हैं प्रबंधन का सिद्धांत। तो नॉर्मली है क्या हमारे पास जो मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो जो भी आप प्रबंध के अंदर या कह सकते हैं जो भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो भी आप डिसीजन लेते हैं उन डिसीजंस को लेने के लिए एक कह सकते हैं गाइडलाइंस होती हैं जो आपको हेल्प करती है उन डिसीजंस को लेने के लिए। दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ साइंस एज दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर। अब जो प्रिंसिपल्स हमारे साइंस के होते हैं, विज्ञान के होते हैं, ये उनसे अलग होते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर हम बात करते हैं एग्जैक्ट डाटा की, एग्जैक्ट रिजल्ट की, वो कभी चेंज नहीं होते। लेकिन आपके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं या प्रबंधन के जो सिद्धांत होते हैं, ये टाइम के हिसाब ह्यूमन बिहेवियर की तरह अपने आप को बदलते रहते हैं, क्योंकि किसके साथ डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एज टेक्निक्स आर मेथड्स वेयर आज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस। तो क्या होते हैं ये जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, ये हमारी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से अलग होते हैं, क्योंकि टेक्निक्स के अंदर क्या बात करते हैं हम, किसी काम को किस तरह किया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो एक तरह से हमें एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देता है कि हाँ इस तरह से आप काम कर सकते हैं, मतलब आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको एक एग्जैक्ट रिजल्ट या एग्जैक्ट रास्ता नहीं दिखाएगा कि आपको ये काम इसी तरीके से करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज विच आर फॉर्म एज जनरली एक्सेप्टेड बिहेवियर इन सोसाइटी एंड हैविंग मोरल कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें कि किस तरह के होते हैं हमारे प्रिंसिपल, तो जो भी हमारे कह सकते हैं प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म से, उनके बिहेवियर से अलग होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि क्या सोसाइटी चाहती है, क्या सोसाइटी के कह सकते हैं जो उनके रीति रिवाज थे वो चले आ रहे हैं। यहाँ पर हम हर प्रिंसिपल को बनाने के लिए एक रिसर्च करते हैं, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उस पर ऑब्जर्वेशन करी जाती है, किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसी से हमारे बनते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर इन शॉर्ट में देखें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है, किसके लिए, हमारे मैनेजियल डिसीजंस को लेने के लिए। मतलब एक गाइडलाइंस है जो कि हमारे मैनेजर्स को हेल्प करती है उसके मैनेजियल डिसीजंस लेने के लिए। ये आपकी साइंस से अलग होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो आपको हरदम सेम रिजल्ट देंगे, सेम तरीके से फॉलो किया जाता है उनको। लेकिन आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली किसके साथ डील करते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ, तो इनका हर जगह यूज़ एक दूसरे से अलग हो जाता है या आपस में फ्लेक्सिबल होते हैं। ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट से अलग होते हैं, क्योंकि टेक्निक हमें किसी काम को करने का एग्जैक्ट तरीका देती है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें एक रास्ता दिखा देते हैं कि हाँ इस पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं। मतलब हमें एक गाइडलाइंस देते हैं, हमें कुछ संकेत देते हैं जिससे हम अपने डिसीजंस को अच्छे से ले सकें। तो ये तो होते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध का सिद्धांत। अब हम देखते हैं नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो किस प्रकृति के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। तो अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो सबसे पहला नेचर क्या है इसका, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सार्वभौमिकता। मतलब हर जगह इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का हो। आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटे लेवल पे है, आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं, आप कोई जनरल स्टोर चला रहे हैं, या कोई आप एमएनसी चला रहे हैं, या आप ग्लोबल कंपनी है, चाहे इंटरनेशनल कंपनी है, आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, मतलब किसी भी तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है हर जगह होती है। तो क्या है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर तरह के संगठन में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, देश के अंदर हो बाहर हो, कह सकते हैं राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, किसी भी तरह का संगठन है, तो हर जगह यूज़ होता है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। और दूसरा क्या है, जनरल गाइडलाइंस, जिसे कि आप सामान्य दिशा निर्देश कह सकते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, एक तरह से एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं हमें, मतलब कोई भी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एग्जैक्ट हमें उसका रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा,
कि आप ये काम कर लो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो आप इस पॉलिसी को अपना लो, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। आपको ये कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। एक तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देता है, आपको दिशा निर्देश देता है कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम एकदम ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि आपने देखा है कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है डे बाय डे बदलता जा रहा है। आज के 10 साल पहले कोई और मशीनरी यूज़ करी जाती थी, तो आज कोई और मशीनरी यूज़ की जा रही है। आज के 10 साल या 20 साल पहले बात करें तो मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ किया जाता, और आज के टाइम पर अगर प्रोडक्शन के अंदर बात करें तो मैक्सिमम मशीनरीज का यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो हमारा एक ही सॉल्यूशन लाइफ टाइम या कह सकते हैं हरदम सूटेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं हमें किसी भी हमारे प्रॉब्लम के लिए। तीसरा है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब जैसे मैंने अभी डेफिनेशन के अंदर बात करी थी, हमने मीनिंग के अंदर बात करी थी, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये वो नहीं है जिन्हें कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी के थ्रू बनाए गए हों या उनके व्यवहार से आए हों। मतलब ये वो हमारे पास प्रिंसिपल हैं जिन्हें कि प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया है, रिसर्च वर्क के थ्रू इनको बनाया गया है। तो कैसे फॉर्म हुए ये, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल, जिसे कि आप लचीला कहते हैं। तो मतलब फ्लेक्सिबल होता क्या है कि जो अपने आप को टाइम के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल सके, जैसी सिचुएशन हो हम उसी तरह के डिसीजंस ले सकें। अब बिजनेस के अंदर कोई डिमांड आई कि कोई कहता है उसको 1 kg के पैकेट्स की डिमांड बढ़ रही है किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, तो उस कंडीशन में उस एरिया में हम सिर्फ 1 kg के पैकेट्स को सेल करेंगे। हमने देखा हम रूरल एरियाज में गए और वहाँ पर लोग 1 kg के पैकेट्स को परचेज नहीं कर रहे, तो हम इस तरह का मैनेजमेंट करेंगे कि वो वहाँ पर 1 kg के पैकेट्स की जगह छोटे लेवल प्रोडक्शन करें, छोटी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें। तो मतलब ये होता है कि आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं हम उनको चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस, आवर डिमांड्स। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मुख्य रूप से व्यवहारिक। तो हमारे जितने भी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं, किसके ऊपर होते हैं, क्योंकि इनका हम यूज़ क्यों करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मैनेजमेंट कोई भी क्या यूज़ करेगा, हमारा सबसे मेन वर्क क्या होता है मैनेजमेंट का, कि अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि जब वो इन्फ्लुएंस होंगे तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, अपना सक्सेस रेट बढ़ा पाएगा। तो ये कैसे होते हैं, मेनली बिहेवियरल होते हैं। तो जितने भी सिद्धांत होते हैं हमारे कह सकते हैं मानव व्यवहार को ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो नॉर्मली हम किसके अंदर बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कारण और प्रभाव संबंध। कि अगर हमारी सेल्स मानते हैं डिक्रीज हुई, तो रीज़न हो सकता है हमारे प्रोडक्ट ख़राब थे, हमारी कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हो गई, या हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। रीज़न की बात कर ली। इसके बाद अब देखेंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस कॉज का क्या इफेक्ट होगा। उससे हमारी सेल्स कम हुई, सेल्स कम होगी तो हमारा प्रॉफिट कम होएगा, प्रॉफिट कम होएगा तो हो सकता है लॉस में चले जाएं, या हमारे जो कंज्यूमर्स हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो किसके अंदर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, ये कॉज एंड इफेक्ट के अंदर हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये देखता है कि अगर कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, और उस काम को होने के बाद उसका इफेक्ट क्या होएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है जिससे हम देखते हैं कि फ्यूचर में किन किन कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ सकता है और किन किन को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट के अंदर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की, इसकी कह सकते हैं कितना कामयाब होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्या इसका रिजल्ट रहता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन के अंदर इन प्रिंसिपल्स को यूज़ किया गया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे जो प्रिंसिपल्स थे हमें कैसा रिजल्ट दे पाएंगे। हो सकता है हमारे जो रिजल्ट थे फेवरेबल हो, कई बार हमारे जो रिजल्ट आते हैं बहुत ज़्यादा फेवरेबल या हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते, क्योंकि कई बार हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो हमारे बिजनेस के फेवर में, हमारे इन्वायरमेंट के फेवर में नहीं होती। तो ये कुछ नेचर थी आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रबंधन के सिद्धांतों का महत्व
क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, क्यों इनका यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका इंपॉर्टेंस कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और हमारे पास हमने क्या देखा था, मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, एक गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमारे मैनेजर्स को हेल्प करती हैं उनके डिसीजंस लेने के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। उनको एक तरह से गाइड करती हैं, उनको एक तरह से उनके एक सीनियर की तरह रिएक्ट करती है उनके साथ, कि उनको हर रास्ते पर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उन्हें गाइड करती रहती हैं। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम मैक्सिमम से मैक्सिमम किस तरह यूज़ कर सकें, कि जिसके थ्रू हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। वो किस तरह आएंगे हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इनके अंदर गाइडलाइंस हैं, हमें बताते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ करना चाहिए, किस मेथड से यूज़ करना चाहिए, किस स्ट्रेटजी से यूज़ करना चाहिए। एक हम एक बेसिक आइडिया दे देते हैं, कॉन्सेप्ट दे देते हैं ये, तो इसके थ्रू हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको भी इफेक्टिव बनाते हैं। थर्ड है साइंटिफिक डिसीजंस। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो भी हमारे कह सकते हैं प्रिंसिपल्स थे वो कैसे थे, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड थे, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड थे, या कह सकते हैं हमारी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड थे। उनके बाद ये सारे प्रिंसिपल बने थे। तो कहीं ना कहीं हर प्रिंसिपल के पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट छिपा हुआ है। तो जो भी गाइडलाइंस हमें प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं हमारे साइंटिफिक डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट आपका मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। हमारा बिजनेस है डे बाय डे अपने आप को बदलता रहता है, हमारा इन्वायरमेंट है बदलता रहता है। गवर्नमेंट चेंज हुई, नई ट्रेड पॉलिसीज आ गई, टाइम के साथ कोई नया इन्वेंशन हुआ तो हमारे मशीनरी नई आ गई, प्रोडक्ट की क्वालिटी आ गई, प्रोडक्ट कह सकते हैं हमारे कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हुई तो हमें प्रोडक्ट नए तरीके से बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे चेंज हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आते रहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से हम उन चेंजेस के हिसाब से अपने बिजनेस को, अपने कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उनके रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, उनके चाहे हम कह सकते हैं उनके ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे उनकी लैंड हो, चाहे उनका एटमोसफेयर हो, इन्वायरमेंट, हम हर चीज़ का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस सोसाइटी के लिए, उस कह सकते हैं समाज के लिए कुछ अच्छा करें। तो उनको भी किसके थ्रू पूरा कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। और लास्ट पॉइंट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये तो है नहीं कि अगर आप कोई मैनेजमेंट पोस्ट पे हो या आपने कोई एजुकेशन ले ली, क्योंकि मार्केट में डेली कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, किसी काम को करने का नया तरीका आता रहता है, आपको डेली रिसर्च करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आज के 10 साल पहले जो कंज्यूमर्स की टेस्ट प्रेफरेंस थी वही आप कह सकते हैं आज के 100 साल बाद भी रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। आज के 10 साल पहले आप जो मशीनरी यूज़ कर रहे थे ज़रूरी नहीं कि आज के 20 साल बाद भी वही सेम मशीनरी यूज़ होए। मशीनरी भी नहीं आएंगी तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च भी करनी पड़ेगी। ये सारे काम किसके थ्रू हो जाते हैं, हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला क्या था, ये हमारे लिए कह सकते हैं मैनेजर्स के लिए यूजफुल होता है। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा साइंटिफिक डिसीजन। चौथा हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करता है, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है। फिफ्थ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। और सिक्स्थ हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च को ये करवाने में हेल्प करता है। तो ये हमारे सिग्निफिकेंस थे। तो ये आपकी बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 2 के कुछ टॉपिक थे जो कि आज ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर किस तरह होता है, उसका मीनिंग क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।